क्योंकि किसान तो इतना नरम होता है, वो किसी की का विरोध नहीं करता। बहुत जाकर के लास्ट में जब अति होती है, जब विरोध ही होता है और क्या करते हैं। तो उस वक्त अगर ये जाते, वो तो बीमारी बता रहे थे अजय चौटाला तो उस समय। उसी दौरान किसान आंदोलन जैसी बीमारी भी आपके बीच में चली। ये इस इस्तीफे का जो सिलसिला हुआ है, निशान सिंह, कमलेश सैनी प्रदेश महासचिव थी, उसके बाद फिर आपका कल जोगीराम सियाग ने भी दे दिया, और रामकुमार गौतम, देवेंद्र बबली, ईश्वर सिंह, बहुत सारे इख्तियार बैठे। क्या जेजेपी का क्या फ्यूचर लगता है आपको? फ्यूचर बुजुर्गों के पास बैठते हैं, आम लोगों के पास बैठते हैं। एक गजब का किस्सा बताया कल एक साथी ने कि चौधरी देवीलाल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, अजय या अभी दुष्यंत की बात कर लें, ये लोग पढ़े लिखे यूथ को, पढ़े लिखे लोगों को अपने साथ नहीं रखते। क्या इसमें सच्चाई है? वो गलती जी। और क्या लगता है आपको, कल को मान लिया आजकल अभय चौटाला काफी अग्रेसिव हैं, वो दुष्यंत चौटाला की तरह जेजेपी की तरह किंग मेकर की भूमिका में आते हैं, क्या वो बीजेपी के साथ जाएंगे, नहीं जाएंगे? अच्छा, एक हरियाणा में दुष्यंत चौटाला का सबसे मजबूत गढ़, दर्शकों से पूछना चाहेंगे, आप भी अपना कमेंट्स में लिखिए, सबसे मजबूत गढ़ कौन सा है? सबसे ज्यादा विरोध झेलना पड़ रहा है, यानी कि गढ़ भी खत्म हो गया उसका। हरियाणा में जेजेपी के नेताओं का चारों तरफ विरोध हो रहा है। दुष्यंत चौटाला के बाद अजय चौटाला को भी गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा। आखिर इनका विरोध क्यों हो रहा है? क्या पार्टी के अस्तित्व पर संकट है? दुष्यंत चौटाला का हरियाणा का सबसे मजबूत गढ़, जो हल्का हरियाणा का सबसे मजबूत गढ़ होता था उनका, वो भी उनके हाथ से फिसल गया है। क्या दुष्यंत चौटाला की आगे की राजनीति रहने वाली है? क्या भविष्य उनका देख रहे हैं? मेरे साथ हैं युवा कांग्रेस नेता प्रदीप गिल, इनसे बात करेंगे, क्योंकि लंबे समय तक ये भी अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ रहे हैं। अपने जीवन के 15-20 साल उस परिवार के साथ बिताए हैं। इनसे बात करते हैं। आप अपने कमेंट्स जरूर लिखें। मैं आपका दोस्त क्रमपाल। सर नमस्ते। सर नमस्कार क्रमपाल जी। ये बताओ, ये भी लोकसभा चुनाव शुरू हुए हैं, सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं, अब तो 2-2 मिनट में व्हाट्सएप पे एक इस्तीफा 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 इस्तीफा, क्या लग रहा है क्यों दुष्यंत से दूर भाग रहे हैं लोग? देखिए, हरियाणा प्रदेश में जब किसान को ये इग्नोर कर रहे थे, आज किसान इन्हें इग्नोर कर रहा है। ये तो समय है। कभी एक समय था जब किसान पूरे हरियाणा का, और हरियाणा का नहीं इस देश का, पूरे भारतवर्ष का किसान जब सड़कों पर बैठा था, तो उस वक्त इनके काले शीशे की गाड़ियां और लाव लश्कर के साथ उनके पास से धूल भागती हुई निकल जाती थी। और हम उस वक्त भी कह रहे थे कि ये वही चाची ताइयां हैं, वही किसान हैं जो कभी जिनके चूल्हे पर बैठ करके जो है चौधरी देवीलाल के पौत्र ने, हमारे दुष्यंत चौटाला जी, जिसको युवा देवीलाल भी कहा गया, उसने कभी अपनी फोटो खिंचाने के चक्कर में, फेसबुक पर ट्रेंडिंग पे आने के चक्कर में और अपनी वाहवाही लूटने के चक्कर में, तो एक समय ऐसा था जब वो युवा देवीलाल के रूप में इस हरियाणा प्रदेश में एक पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो उनका दोहरा चरित्र लोगों के सामने आया। चरित्र क्या था कि आपने उससे पहले जा करके कच्ची जगहों पर, जहाँ हमारा माताएं बहनें लीप करके बैठती थी, कच्चे जिनके चूल्हे होते थे, उन पर बैठकर आपने रोटियां खाई, और बड़ा जो है ना, वहाँ आपने फेसबुक पे डाल के कहा कि हम किसान की पार्टी हैं, हम चौधरी देवीलाल का प्रतिरूप हैं। तो उन्हें आप लोगों ने उनको जो है ना जिस प्रकार से प्यार दिया और दिखाया, तो उसके अनुरूप ही आपको 10 सीटें मिली। हरियाणा प्रदेश ने आपको सिरमौर बनाया। जी नहीं, उससे नहीं मिली। मुझे ये लगता है ये तो बीजेपी को हराना था, इसलिए दी। इनकी लोकप्रियता नहीं थी उसमें भी। देखिए, लोकप्रियता नहीं थी, लेकिन ये था कि अगेंस्ट बीजेपी आदमी देखता तो है ही कि और कौन हो सकता है, हमारा अपना कौन हो सकता है, किसान के हित की बात कौन कर सकता है। तो उनके फ्रेम में ये आ गया कि भाई दुष्यंत को दे लेते हैं। जहां कांग्रेस का कैंडिडेट थोड़ा वीक मिला, तो वहां उन्होंने देख लिया कि चलो क्यों नहीं इसको दे दिया जाए। ठीक है। तो उसका जो इन्हें फायदा मिला, और कहीं न कहीं जाकर डिप्टी सीएम का पद भी मिला, तो उसको लेते ही इतने नशे में चूर हो गए उसके सत्ता के कि इन्हें वो चाची ताइयां नहीं नजर आई। मेरा एक इंटरव्यू आपने शायद किसी साथी ने किया था, इन्होंने जब अजय सिंह चौटाला ये कह रहे थे कि किसान इस्तीफा मांग रहे हैं, मैंने कहा किसान इस्तीफा नहीं मांग रहे। उन्होंने कहा था कि मेरे जेब में इस्तीफा है, और आकर के मैं इसके कान मरोड़ दूंगा। गलत करेगा तो हमने कहा था, मैंने कहा था कि इस्तीफा नहीं मांग रहे हम लोग, हम ये कह रहे हैं कि ये वही चाची ताइयां हैं जो तपती दोपहरी में, बारिश में, ठंड में वहां पर बैठी हैं बॉर्डर पे। आप एक बार जाइए तो सही, क्योंकि किसान तो इतना नरम होता है, वो किसी की का विरोध नहीं करता। बहुत जाकर के लास्ट में जब अति होती है, जब विरोध ही होता है और क्या करते हैं। तो उस वक्त अगर ये जाते, वो तो बीमारी बता रहे थे अजय चौटाला तो उस समय। उसी दौरान
किसान आंदोलन जैसी बीमारी भी आपके बीच में चली, उसका भी सर यही तो फिर आज वो किसान बीमारी बता रहे हैं आप। किसान है हमारी जीत है। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, बीजेपी के लगे बगे मुर्दाबाद, बीजेपी के लगे बगे अच्छा, एक हरियाणा में दुष्यंत चौटाला का सबसे मजबूत गढ़, दर्शकों से पूछना चाहेंगे, आप भी अपना कमेंट्स में लिखिए सबसे मजबूत गढ़ कौन सा है। मुझे लगता है कि दुष्यंत चौटाला की जो राजनीति रही, सबसे मजबूत गढ़ उनका था नारनौल दल का, क्योंकि वो पहली बार जब एमपी बने 14 में सबसे ज्यादा लीड दी। उसके बाद 19 में दुष्यंत चौटाला एमपी के इलेक्शन में सब जगह से आ रहे, पूरे हिसार पार्लियामेंट्री में 9 हल्के हैं, 8 में आ रहे, सिर्फ अकेले नारनौल में जीते थे। और उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव हुए तो उनको जो पार्टी के प्रत्याशी थे राम कुमार गौतम, वो बड़े अंतर से जीते, कैप्टन मन्नू करा। और उसी नारनौल हल्के में सबसे ज्यादा विरोध झेलना पड़ रहा है, यानी कि गढ़ भी खत्म हो गया उसका। देखिए गढ़ किसका बना हुआ था, ये चौधरी देवीलाल के टाइम के गढ़ बने हुए थे। इस क्षेत्र में हमारा जींद का लगता हुआ, चाहे बरवाड़ा है, चाहे सिरसा है, चाहे हमारा कैथल है, ये इलाका कहीं न कहीं चौधरी देवीलाल के समय से चौधरी देवीलाल परिवार से जुड़ा हुआ था। उसमें जब कहीं न कहीं ये लोकसभा जीत करके आए, जब पूरे हरियाणा में जो है ना एक मैंडेट सा जो है ना चाहती थी हरियाणा की जनता की जो है ना इंडियन नेशनल लोकदल को दिया जाए, माहौल बना हुआ था। उस टाइम ये कहीं न कहीं इनका दाव लग गया और ये सांसद बन करके आए और इन्होंने वो जो है ना उसकी प्रतिमूर्ति बनने के लिए दिखावा भी किया कि चौधरी देवीलाल की प्रतिमूर्ति। तो वो गढ़ इनका नहीं कह सकते आप, वो चौधरी देवीलाल का बनाया हुआ था। उनकी मानसिकता के लोग थे वो लोग। लेकिन जब उन्हीं लोगों ने ये देख लिया कि भाई ये तो फुसबम था, तो कहीं न कहीं उनका आज इस तरह का काम हो गया कि आप देख ही रहे हो कहाँ कैसे विरोध हो रहा है। तो अब तो तगड़ा विरोध हो रहा है। अजय चौटाला के कुंगड़ में कल तगड़ा विरोध हुआ। क्या लगता है कि ये विरोध कुछ समय के लिए रहेगा, इस साल 5 साल या भविष्य में फिर लोग इनके साथ आ सकते हैं, या समझ गए इनको? सर भविष्यवाणी तो खैर मैं नहीं कर सकता। लेकिन लोगों को जितना दुख और तकलीफ मिली है, 700 आसपास किसान शहीद हुए, आपका एक आंसू तो दूर की बात, आपने एक संवेदना का शब्द भी नहीं बोला, आप उनके घरों में नहीं गए, आपने कोई एक बात अपने मुख से नहीं बोली। आपने ये भी कहा था कि ऐसे बिल वापस नहीं लिए जाते। माननीय प्रधानमंत्री से बड़ी तो उदा नहीं है आपका। माननीय प्रधानमंत्री ने माफी मांगी। किसान जहां अन्नदाता कहलाता है, वहीं उसका बेटा फौज में भी देश की रक्षा करता है। अब नैना चौटाला माफी मांग रही है। सर अब तो देखिए, अब दोहरा चरित्र पता लग गया लोगों को। अब कहीं न कहीं ये चीजें कुछ कर लें, ये चीजें नहीं चलेंगी। आप बताइए, पूरा जीवन लगा दिया मैंने कभी आज तक इस टीवी चैनल पे भी कोई बात गलत नहीं बोली थी। लेकिन मैंने एक बात बोली थी कि ये वही लोग हैं किसान जिनके चूल्हे पर आप बैठ करके रोटियां खाते थे, इनके खेतों में आप भरोटे काट करके एक दिखावा करते थे, इनकी बुग्गियों पर बैठते थे। आज वही किसान वहां बैठा है, क्यों नहीं गए आप? उस टाइम आपने इनको इग्नोर किया, अब ये आपको इग्नोर करें। ये आपकी यात्रा बताओ, आप क्यों छोड़ने को मजबूर हुए थे? आपने बड़ी जवानी शुरुआत इनसे की, लंबे समय परिवार के बड़े नजदीक रहे, ऐसा क्या माहौल रहा, क्या कांड रहे थे आपने छोड़ा इनको? मैं एक ऐसी विचारधारा से आता हूँ जो किसान की, कमेरे की, क्योंकि मेरी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि तो है नहीं। मैं चौधरी देवीलाल जी के मेरे साथ मेरा जो परिवार था वो चौधरी देवीलाल की नीतियों से जुड़ा हुआ था। वही रंगत हमारे अंदर आ गई कि भाई यही परिवार जो है किसानों का भला कर सकता है। ऐसा सुन, जब आप 2 दूनी 4 की बजाय 2 दूनी 7 मास्टर बताएगा तो 2 दूनी 7 भी कह सकते हो। बिल्कुल। तो हमें चौधरी देवीलाल की उनकी नीतियां भी अच्छी थी, इसमें कोई दोहराई नहीं। आज भी मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने गरीब के लिए, किसान के लिए, बुजुर्ग के लिए
वो तो देश के लिए काम करके गए, लेकिन उसके आगे यानी मेरे पिताजी एक अच्छे अध्यापक रहे हैं, अब मेरे ऊपर डिपेंड है कि मैं कितना अच्छा रहूं समाज के लिए। तो आप कब जुड़े पार्टी से? मैं तो जब सौदी संभाली जब से मैं इनेलो से, जब जिला परिषद, जब जिला परिषद तो बहुत बाद की बात है, मैं 2000 की सरकार जब चौटाला साहब की थी, जब मैं हल्का प्रधान रहा युवा मोर्चे का। ओके। हाँ, मैंने पद पे और बिना पद के मैंने तो दरिया बिछाई, पोस्टर लगाई नाथों से, लेकिन इनके दिमाग और दिल में एक बात और बता देता हूं मैं, ये बिल्डिंग है जिसमें हम बैठे हैं जी, अगर इसके अंदर पिलर ना हो तो क्या बहुमंजिला इमारत बन सकती है? माननीय सांसद जी एक अच्छा चेहरा बताए गए थे और हमें भी लगता था एक बार जब ये सांसद चुन के आए कि मैंने कहा नया नौजवान काम करेगा, युवा की बात करेगा, विकास की बात करेगा, युवा नौजवान कहीं रोजगार की बात करेगा, युवा नौजवान जिसको मैंडेट जींद की जनता ने बहुत अच्छा दिया है, या जींद की जनता ने पलकों पे बिठाया, पहली रैली यहाँ हुई थी, तो कहीं ना कहीं इस जींद के लिए काम करेगा। तो हम लोगों ने भी इस प्रकार से जाकर के उनका साथ देने का काम किया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को छोड़ दिया हमने इनके चक्कर में जी। बेहतर होता तो हम वहाँ होते, तो इससे अच्छा तो कम से कम ये दिन तो ना देखने पड़ते। लेकिन इनके दिमाग में, इनके दिल में क्या थी, या तो सत्ता का सुख, कुर्सी इस प्रकार की थी, क्योंकि आपने पूछा जैसा मुझसे, तो मैं उस कड़ी से आया हुआ था जब मैंने कभी पहली बार 93 में, जब उसके बाद तो फिर चुनाव बंद हो गए, 93 में मैंने सीआर का चुनाव भी लड़ा, क्लास रिप्रेजेंटेटिव का। तो हम जैसे लोग भी राजनीति में एक जो है ना आगे कयाम स्थापित करना चाहते हैं कि हम उस घर से आते हैं जहां राजनीति का कोई भी सरोकार नहीं था। नहीं, आप इनेलो में यूथ के प्रदेश के अध्यक्ष रहे, प्रदेश के प्रभारी भी रहे पूरे हरियाणा के, फिर जेजेपी में भी आपको शायद युवा का प्रदेश का प्रभारी बनाया था। मैं पंचायती राज प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष था जेजेपी में। जेजेपी में क्यों छोड़ा था? उस समय तो जेजेपी का ग्राफ बड़ा ऊंचा चढ़ रहा था। सर, ग्राफ चढ़ने से बात नहीं होती। मैं आपको ध्यान भी होगा, मेरे को कुछ पत्रकारों ने भी कहा कि लोग उस टाइम जब लोकदल को छोड़ करके चले, लोग जेजेपी को तो नहीं छोड़ा होगा, लोगों ने जब लोकदल को छोड़ा तो लोग बीजेपी में चले गए। मैं एक मात्र ऐसा व्यक्ति था जो कांग्रेस में चला गया, क्योंकि मैं बीजेपी विचारधारा का तो मैं विरोधी हूँ, चाहे मैं राजनीति में जीरो हाशिए पे हो जाए, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि बीजेपी ने इस देश में जिस प्रकार से राज करना शुरू किया, हमने पहले ये नहीं सोचा था। क्या जाति धर्म के नाम पर? सबसे बड़ा काम तो यही है कि मेरी और आपकी कोई जाति हो, हमें कोई मतलब नहीं है, हम प्यार से रहने वाले लोग हैं, और हरियाणा तो भाईचारे की मिसाल है। तो जो गैप पैदा हुआ, जैसे बहुत सारे खुले तौर पर मंचों पर जो है ना इस प्रकार के काम किए गए जिससे जातियों का जातियों से टकराव हुआ, तो मैंने वहाँ ना जा करके मैं कांग्रेस में गया, क्योंकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में हमने जब कैलकुलेशन करी कि भी कम से कम किसान सुखी था, कर्मचारी सुखी था, छोटा व्यापारी जो है ना आज बदमाशों से जैसे डर बना हुआ है ऐसे डरता नहीं था, कहीं ना कहीं कर्मचारी के साथ साथ छोटा दुकानदार के साथ साथ जो गरीब लोग थे जिनको 100 गज के प्लाट दिए गए। आज बीजेपी कहने को तो गरीब की पार्टी है, कहते तो देते हैं ये हम गरीब के हितैषी हैं, लेकिन एक प्लॉट बताओ हरियाणा प्रदेश की गवर्नमेंट ने किसी को दिया हो? तो हम जब बुजुर्गों के पास बैठते हैं, आम लोगों के पास बैठते हैं, एक गजब का किस्सा बताया कल एक साथी ने कि चौधरी देवीलाल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, अजय या अभी दुष्यंत की बात कर लें, ये लोग पढ़े लिखे यूथ को, पढ़े लिखे लोगों को अपने साथ नहीं रखते। क्या इसमें सच्चाई है? वो गलती मेरे से ये हुई, मैं अभी भूल गया दोबारा जिस बात को हम करने जा रहे थे, मैं कनेक्ट करता हूँ उस बात को। इस बिल्डिंग के अंदर ज्यादा पिलर हैं तो ये बहुमंजिला इमारत बन सकती है, वेट ले सकती है, चौथी मंजिल, 5वीं मंजिल, 6ठी और 10वीं मंजिल भी बन सकती है। चौधरी देवीलाल पिलर बनाया करते थे, लेकिन उनके बाद ऐसी कड़ी नहीं हुई जी। आप देखिए कांग्रेस में जितने लीडर बैठे वो कहाँ से आए, वो लोकदल विचारधारा से आकर के जो है आज वहाँ अपनी राजनीति कर रहे हैं। यानी कि इनके अंदर इतना इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है, अगर अच्छा नौजवान जो अच्छा वक्ता हो, अच्छा चेहरा हो, पब्लिक फिगर हो, तो ये उसको आगे नहीं बढ़ने देते। ये एक बहुत बड़ी खामी रही है इनमें, मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए 10 इसके वो थे एमएलए, किसी एक को भी पावर नहीं दी। सिर्फ एक हमारा वो भाई है
मैं तो कहूँगा मिनिस्ट्री विदाउट पोर्टफोलियो, देवेंद्र बबली तो बहुत बाद में आया, अनूप धानक भाई जी, हाँ, उसका भी कहीं कोई मतलब नहीं मिला हमें कि भाई कोई ऐसा सिस्टम मिला हो कि भाई उसको आगे करके रखा हो, हर जगह पे आगे करके रखा हो। अब देखिए निशान सिंह जैसे लोग पार्टी छोड़ गए। निशान सिंह जी के साथ मैंने काम किया है, वो एक बहुत साफ छवि के व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं और बहुत गरीब आराम परिवार से आते हैं, लेकिन वो कोई इनको हजम ही नहीं होता। ये इस्तीफों का जो सिलसिला हुआ है, निशान सिंह, कमलेश सैनी प्रदेश महासचिव थी, उसके बाद फिर आपका कल जोगीराम सियाग ने भी दे दिया और रामकुमार गौतम, देवेंद्र बबली, ईश्वर सिंह, बहुत सारे तैयार बैठे। क्या जेजेपी का क्या फ्यूचर लगता है अब आपको? फ्यूचर क्या है? फ्यूचर तो वही है जिन्होंने, जो 3-4 लोग मलाई खाते थे वही रहेंगे जी, जो मलाई खाने वाले लोग थे वही बचेंगे। दादा गौतम कहते थे कि मैं हल्के से विधायक चुन के आया हूँ, भाई मेरी सुन लो, अगर वो काम नहीं कर पाएगा बेचारा तो वो क्या करेगा? अब वहां तो पब्लिक की सुने जी, और ऊपर ये सुने ना, तो उनकी हालात ये बनी कि भाई वो आज सच पूछो तो उन विधायकों को भी प्रॉब्लम है भी जी, क्योंकि ऐसे वक्त पे छोड़ने से वहां पर भी दिक्कत है जी, कि लोग भी उन्हीं की तरह मानेंगे उनको कि भाई तुम 4.5 साल तो तुम वहीं थे, मजे लिए तुमने, लेकिन यूं को नहीं पता कि भाई मजे क्या लिए, मतलब बस पड़े रहे, क्योंकि अगर ना तो वो छोड़ सकते थे पार्टी को, इस्तीफा देते तो एमएलए-शिप चली जाती। तो इस प्रकार की सोच है इनकी कि ये पिलर नहीं बनने देते किसी जी। आगे क्या लगता है? अब जैसे लोकसभा चुनाव बिल्कुल सिर पे हैं, हरियाणा में 25 मई का है और कांग्रेस के कैंडिडेट 1-2 दिन में हो जाएंगे, लेकिन जेजेपी, इनेलो अब तक वो भी, उनको तो खुद घोषणा करनी है, वो भी घोषणा नहीं कर पा रहे हैं अपनी। देखिए वो तो खैर वो पार्टी की लीग बताएगी कि उन्होंने कब घोषणा करनी है, लड़ना भी है कि नहीं। कांग्रेस के इंतजार में है, लेकिन हाँ हो सकता है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनाती है पार्टियां। कांग्रेस जल्द ही अपनी सूची जारी कर देगी और कांग्रेस बड़ी सशक्त है इस मामले में। क्या माहौल कांग्रेस के प्रति लगता है कि जिस प्रकार से मैंडेट आएगा, मुझे लगता है कि हरियाणा प्रदेश में 10 की 10 सीटों पर अच्छे रिजल्ट आपको सामने आएंगे कांग्रेस के। ये तो बदलाव हो जाएगा पूरा एक तरफ। देखिए बदलाव, मैं ये नहीं कहता कि पूरे देश के अंदर क्या होगा, क्योंकि मैं मेरे ही इलाके में रहता हूँ और मैं मेरे हरियाणा में रहता हूँ, तो मुझे ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हरियाणा की जो दिक्कत है वो जिस प्रकार से एंड टाइम पे अभी मुख्यमंत्री बदलना पड़ रहा है, डिप्टी सीएम को लात मार दी, उनको बाहर निकालना पड़ा क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा छवि खराब हुई जी। उस छवि को खराब करने के उसमें मेन तो जेजेपी का ही रोल रहा है। आज आप देख भी रहे होंगे सबसे ज्यादा विरोध तो जेजेपी का हो रहा है, ठीक है ना। तो कहीं न कहीं इस मैंडेट को लाने में जेजेपी का, जो कांग्रेस का भी जो मैंडेट बड़ा होना है, इसमें जेजेपी ने उनके जो है ना ताबूत में कील ठोकने का काम किया है जी। और ये तो अभी जैसे अजय चौटाला ने कहा कि बड़े चौटाला साहब, ओम प्रकाश जी यदि कहें तो हम दोबारा वापसी कर सकते हैं नैलो में। अभय चौटाला ने कहा कि ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं है, क्या संभावनाएं लगती हैं आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो वो तो डिफरेंसेस इतने ज्यादा हो गए वहाँ, क्योंकि इस लेवल की राजनीति हम तो नहीं चाहते थे कि उस परिवार में हो। हम उसका हिस्सा रहे हैं, हम उसकी कड़ी रहे हैं, हमने कभी परिकल्पना नहीं की थी इस लेवल पे, क्योंकि राजनीति ठीक है मेरी और आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन राजनीतिक विचारधारा अलग होना अलग बात है। लेकिन परिवारों का जिस प्रकार से अलगाव हुआ उससे तो हम भी एक बार जो है ना दुखी थे जी। अच्छा जी, और क्या लगता है आपको, कल को मान लिया आजकल अभय चौटाला काफी अग्रेसिव हैं, वो दुष्यंत चौटाला की तरह जेजेपी की तरह किंग मेकरी भूमिका में आते हैं, क्या वो बीजेपी के साथ जाएंगे, नहीं जाएंगे? सर और कोई विकल्प ही नहीं उनके पास, जाएंगे बीजेपी के साथ ही जी। क्योंकि देखिए बीजेपी, मैं जैसा जानता हूँ लोकदल को, लोकदल कांग्रेस की विचारधारा से मेल नहीं खाती। कांग्रेस का तो हमेशा खिलाफत ही रही है उनकी, तो वो मुझे लगता है कि बैकएंड पे तो उनका सिस्टम वहीं जाएगा। यानी चौटाला परिवार हमेशा बीजेपी के साथ ही रहेगा, रहा ही है। देवीलाल भी साथ रहे, उन्होंने सरकार बनाई, 10 एमएलए बने, डिप्टी सीएम तो यहाँ भी बन सकता था दुष्यंत जी जी, लेकिन रोकना था भूपेंद्र हुड्डा जी को, रोकना था दीपेंद्र हुड्डा जी को, बिल्कुल मकसद ये था जी। तो मुझे नहीं लगता कि वो कांग्रेस की तरफ आएंगे, लेकिन वो वैसे तो समय राजनीति का क्या बदलाव ले ले वो तो कह नहीं सकते, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जो आए दिन आप देख रहे हो और जो आज इंटरव्यू का मेन आपका मुद्दा है भाई, ये तो तय था कि भाई हरियाणा की जनता को जिस तरीके से आपने इग्नोर किया, आज जनता आपको इग्नोर कर रही है, और देखते हैं कब तक सिलसिला चलता है। चलो बहुत धन्यवाद प्रदीप जी, धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।